गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन से क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है और उसे रिड्यूस या इंक्रीज कैसे करते हैं ये हम देख चुके हैं। आज हम कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे जो आपके डेरिवेशन में काम आएंगे, जैसे कि कुछ कॉफिशिएंट फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन फोर्स के 2 कॉफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हम देख चुके हैं कि फ्रिक्शन दोनों ही स्टेट में वर्क करता है। जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तब भी उसकी सरफेस और जहां वो रखा हुआ है उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, और जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करती है उसके बाद भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई अवस्था में होती है, और दूसरा है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रही होती है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट कर रही होती है तब भी ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। तो हम एक वो पढ़ेंगे। तो अगर हम अभी पहले की बात करें कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है, अभी हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट अभी रुकी हुई अवस्था में, मतलब ऑब्जेक्ट पर फोर्स जरूर लग रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रही है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये एक ऐसा फोर्स है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन और किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस जिसके वो कांटेक्ट में, आप इसे डायग्राम से समझिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये जिससे भी कांटेक्ट में है ये, ठीक है। यहाँ पर अभी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की वो लिमिट जहाँ से बस थोड़ा सा हम F की वैल्यू को और बढ़ा देंगे तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाएगी और ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देगी। तो अभी जस्ट इक्वल है, मतलब मोशन नहीं किया, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में? लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एक ऐसा फोर्स जो एक ऐसा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो किन्हीं भी 2 सरफेस के बीच में है, जब F यानी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बराबर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसकी नॉर्मल रिएक्शन के। अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब समझिए, मैंने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ में कि जितना फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उतना इक्वल और अपोजिट फोर्स आपको भी मिलता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप अर्थ की सरफेस पर खड़े, तो आपका जो मास है आपकी बॉडी का, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो टोटल मास है वो मास किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इसके बीच में, उसके द्वारा ये नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स आपको नीचे खींच रहा है, और आप जिस अर्थ पर खड़े हो उस पर आपका, उसकी सरफेस पर आपका क्या लग रहा है? वेट। तो अगर आपने इस पर एक फोर्स लगाया है, आपने इसकी सरफेस पर फोर्स लगाया है, अपनी बॉडी का फोर्स इस पे लगा रहे हूँ, तो इस हिसाब से तो केवल अगर ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स होता तो क्या होगा? आप जैसे यहाँ खड़े हो तो यहाँ पर गड्ढा हो जाना चाहिए था। अगेन आप थोड़ा सा, जो बहुत मोटा इंसान है तो इसका मतलब है उससे तो और गहरा गड्ढा करना चाहिए था, क्योंकि आप लगातार इस पर फोर्स लगाओगे या एक ही जगह खड़े रहोगे तो नीचे की तरफ धंसना चाहिए था ना। कैसे आप खड़े हो इसकी सरफेस पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कंक्रीट या सीमेंट रोड है, आप कच्ची जगह पर भी जाकर अगर खड़े रहेंगे तो आप अंदर क्यों नहीं चले जाते जब आप सीधे खड़े हो? उसका रीज़न है कि जितना फोर्स आप इस पर लगा रहे हो उतना ही एक फोर्स आपको भी मिल रहा है। दोनों फोर्स इक्वल है जिसके कारण आप बैलेंस बनाकर इस सरफेस पर खड़े हो, उसको कहते हैं हम रिएक्शन
फोर्स। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी जिस सरफेस पर रखा हुआ है उसी सरफेस पर एक रिएक्शन फोर्स, ये इसका जो वेट है, इसका जो वेट mg है, मास इनटू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उस mg का अपोजिट एक फोर्स r ऊपर की तरफ लगता है। आपने टेबल पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो, ये मान लीजिए मेरा हाथ है, ये बुक है, ये टेबल पर रखी हुई है, तो जब ये टेबल पर रखी हुई मतलब इसका वेट टेबल पर लग रहा है, लेकिन टेबल का वेट कहाँ जा रहा है, नीचे फर्श पर जा रहा है, और जितना वेट टेबल का फर्श पर लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है फर्श पर, उतना ही अपोजिट फोर्स टेबल जो फ्लोर है वो भी टेबल पर लगा रहा है और टेबल हमारी इस बुक पर लगा रहा है। मैंने इसको जोर से ऐसे प्रेस किया तो हमने जो फोर्स इसके ऊपर लगाया उससे एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऊपर भी हमें मिलता है, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में बनी रहती है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जो स्टैटिक फोर्स, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी वो फोर्स नीचे की तरफ लगाती है उसका एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स आता है उसके, ठीक है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, ये जो दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए जब ये प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे तो इसका एक कांस्टेंट आएगा म्यू एस, इस म्यू एस को ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और इस म्यू एस की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगी, एफ एस बाय आर होगी, ठीक। अब दूसरा वाला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है कि देखिए अगर ऑब्जेक्ट अभी तो रखी हुई है तो इसका एक वेट लग रहा है और इसका रिएक्शन फोर्स आ रहा है, पर क्या ऑब्जेक्ट चलती है तब भी तो उसका वेट नीचे ही आता है ना। मान लीजिए कोई बस या ट्रक खड़ा है तो इसका वेट तो अर्थ पर ही आएगा, अगर ये रुका है तो भी और ये चल रहा है तो भी, तो इसकी एक रिएक्शन फोर्स हमेशा अर्थ से ऊपर की तरफ मिलेगी, अदरवाइज ये एक ही साइड खाली नीचे ही फोर्स लगता। तो हमने पढ़ा है कि अनबैलेंस फोर्स आएगा तो पूरी तरह से एक ही डायरेक्शन में लगने से यहाँ ये ट्रक अंदर धरती के अंदर चला गया होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से उसको एक रिएक्शन फोर्स भी मिला जिसके कारण वो इस सरफेस पर टिका रहता है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है, मोशन करती है, तो उनके सरफेस के बीच में, उस ऑब्जेक्ट के और जो सरफेस पर वो मूव कर रही है उसके बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जिसको हम एफ के लिखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो ऑब्जेक्ट पर जो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है या फिर रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसके, ठीक है। तो एफ के इक्वल टू अगेन यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो म्यू के लगेगा, ये कांस्टेंट किसके लिए के लगाना, दोनों ही म्यू मतलब कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है फ्रिक्शन के, लेकिन दोनों के बीच में एस या के लगाने से आप समझिएगा, एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए और के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो म्यू के इक्वल टू एफ के बाय आर, ठीक है। अब देखिए कि म्यू का मतलब क्या होता है, मतलब ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब या कांस्टेंट टर्म का मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोपोर्शन लगा के हम इक्वल टू लगा देते हैं तो यहाँ हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब ये बढ़ रहा है तो ये किस फैक्टर से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 बढ़ रहा है या इसका 1/2 बढ़ रहा है या 1/3 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता कि ये अगर 5 है तो यही 5 ही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 है और नेक्स्ट टाइम ये 10 हुआ तो ये 20 हो गया, मतलब सिर्फ बढ़ना घटना शो कर सकता है प्रोपोर्शनलिटी, ये इक्वल हमें वैल्यू नहीं बता सकता। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाते और इक्वल वैल्यू में लाते हैं तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ती है कि वो किस फैक्टर से कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बस कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाती है जब हम इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम, अगर हमने कहा कि ये जो जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा इसके द्वारा जो रिएक्शन फोर्स है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन किस फैक्टर से बढ़ेगी वो म्यू एस बताएगा। उसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे मतलब ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है और उसके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो उसके द्वारा अप्लाइड रिएक्शन फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
और उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू के है और म्यू के इक्वल टू एफ के बाय आर होगा। अब हम एक छोटा सा और नया टॉपिक पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत सिंपल से डिफाइन है। मान लीजिए कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉक्स रखा है। अब देखिए इस बॉक्स पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। ये कोई सॉलिड बॉक्स है। अब एक तो इस बॉक्स के, अगर हम इस बॉक्स का सेंटर बनाते हैं, ठीक है, ये सेंटर है इसका, तो सारे फोर्स सेंटर पे वर्क करेंगे। तो एक फोर्स तो वो है जो हम बॉक्स को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। हम इस तरफ से इधर खड़े होकर बॉक्स को धकेल रहे हैं, तो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। दूसरा यहीं से है, ये इसका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है जो मैं यहाँ शो कर रही हूँ। एक कौन सा फोर्स लग रहा है इसका, एफएस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि आप पहले समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तीसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, इसका वेट, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, यानी कि इसका वेट है W, जिसको हम बोलते हैं mg, मास इसका इनटू जो भी ग्रेविटेशन फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, वो दोनों का प्रोडक्ट इसका वेट कहलाता है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर ये अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है तो जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, या जितना इस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस सरफेस पर फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही इसको एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। रिएक्शन वर्ड अब आपके लिए नया है, लेकिन उसे समझ लीजिए। रिएक्शन हमेशा क्या होगा कि जितना आप अर्थ पे या किसी सरफेस पर जितना फोर्स लगाते हैं, आपकी खुद की बॉडी जितना वेट है बॉडी का, और उसके द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है बॉडी के द्वारा सरफेस पर, उसका अपोजिट फोर्स हमेशा हमें मिलता है, जिसे हम आर कहते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे समझेंगे, देखो, एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये रिजल्ट है किसका, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब ये वाला, ये इन दोनों का रिजल्ट है, ठीक है। बीच वाला हमने पढ़ा है ना कि दो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में कि एक अगर ऐसा रहता है दूसरा ऐसा रहता है, तो तीसरा उनका रिजल्ट बीच में होता है उसके डायगोनल पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ये है, और इन दोनों का किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और रिएक्शन फोर्स का, ठीक है, या नॉर्मल भी बोलते हैं इसे, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं या रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सिंपल है, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक। तो अब देखिए फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। द एंगल सबटेंडेड बाय, किसके द्वारा सबटेंड हो रहा है ये, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इसके साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये ब्लॉक उन्होंने ले लिया, अब ब्लॉक से उन्होंने ये चीज़ को समझाया है। अब यहाँ पर हम अगर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो देखिए पहले हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। चार लॉ तो आपको समझ में आ गए, चार फोर्स जो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक ऊपर है, ठीक है। चार फोर्स जो इस पर वर्क कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल लेंगे हम लोग, एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, और इनका रिजल्ट हो गया सी। अब हम कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल ओ बी सी। बी यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब ओबीसी में आपको क्या नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री और थीटा यहाँ है, तो इसका मतलब ये बेस है जहाँ दोनों 90 डिग्री और एंगल है। ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हमें चाहिए tan थीटा। थीटा की जगह यहाँ एंगल लैम्डा है, तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला जिसको हम कहेंगे CR। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ आपको ये बोलता है कि जो वेक्टर यहाँ रहेगा वही वेक्टर यहाँ रहेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ वेक्टर A है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेक्टर A होगा, और जो वेक्टर भी यहाँ है तो वही वेक्टर भी यहाँ होगा। ठीक है, ये चीज़ हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा कि आप अगर किसकी बात कर रहे हो, वेक्टर BC की, वेक्टर BC की, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया वेक्टर OB। तो देखिए वेक्टर BC किसके बराबर है, सामने OA के, और OA वेक्टर क्या होता है, FS। तो ये रहेगा आपका FS अपॉन OB क्या होगा, OB होगा आपका R, FS बाय R। तो tan लैम्डा इक्वल टू FS बाय R होता है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो एंगल के क्या कहलाएगा, tan इनवर्स FS बाय R, और ये लैम्डा को ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल है बहुत। अब एक नया टर्म पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज आप देखिए, एंगल ऑफ रिपोज, इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई स्लोप है या कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड मतलब हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे भी आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट सीधी ऐसे रखी हुई थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख देते हैं और वो ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी प्लेन पर रखी हुई है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स वर्क कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जब कोई बॉडी है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल का है, थीटा एंगल का, तो वो भी कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दोनों ही केस में याद रखना, वहां पर भी इक्विलिब्रियम स्टेट थी और यहाँ पर भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो वो जो प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है या जितने भी डिग्री पर वो इंक्लाइंड होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, अब देखिए ये इसका सेंटर है, एक फोर्स तो इसको आगे की तरफ लग रहा है F, और इसका जस्ट इक्वल, क्योंकि अभी ये कौन सी कंडीशन में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन। दैट मीन्स ये F और इसका जस्ट अपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको आगे की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है, अगर स्लोप है तो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन में मतलब ये F और FS की वैल्यू बराबर है, तो ये FS की वैल्यू इक्वल है। अब आप देखिए ये इसका सरफेस ऐसी हो गई है, यानी कि सरफेस पर अपना एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जो कि mg है, mg मतलब इसका वेट, और इसका एक रिएक्शन फोर्स इसको ऊपर मिल रहा है जो कि है r। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जब ये स्लोप पर है, अभी इसका सरफेस कांटेक्ट ये वाली है, mg है, बट ये mg रियल में कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये mg वाला जो है ना कंपोनेंट, ये ब्रेक होकर दो कंसेप्ट में आएगा। देखिए एक तो सॉरी ये जो mg है यहाँ न लग के ऐसे लगेगा, क्योंकि आप कैसे भी खड़े हो, आप सीधे हो तो भी फोर्स नीचे ही लगेगा सीधा, और जब बॉक्स ऐसा भी है ना तो भी इसका फोर्स तो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका फोर्स हो गया mg जो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये mg यहाँ पर एंगल बनाएगा थीटा, जितना एंगल इंक्लिनेशन यहाँ होगा ना, ये याद रखिएगा। एंगल ऑफ रिपोज इसी को कहते हैं कि जब कोई ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन में है, तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिपोज है, जिसे हम थीटा कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा। यही थीटा यहाँ पर इसका जो फोर्स है mg वो बनाएगा। तो वो mg अगर इधर है उससे थीटा बना रहा है, तो जिससे थीटा बनाता है उसे हम लिखेंगे mg cos थीटा। आपने वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व किया हुआ है कि जहाँ से थीटा बनता है वहाँ से cos थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ आता है और sin थीटा वाला यहाँ आता है। तो ये वाला जो थीटा एंगल बन रहा है वो mg cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, और जो आगे की तरफ एक और फोर्स काम करेगा तो वो होगा, यही लिख देती हूँ, mg sin थीटा। तो आगे की तरफ दो फोर्स काम करेंगे, mg sin थीटा और f। इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट जब स्लोप पर रखी होती है ना तो वो जल्दी आसानी से फिसल जाती है एज कम्पेयर टू प्लेन सरफेस है। क्यों? क्योंकि उसके खुद का वेट, यहाँ पर जब प्लेन सरफेस थी तो वेट पूरी तरह से नीचे था, और यहाँ पर वेट नीचे तो है लेकिन वेट के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, जिसके कारण ये वाला तो बहुत एक कंपोनेंट ही होता है और इसका आधा हिस्सा तो यहाँ लग चुका है,
जो उसको आगे मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है, इसलिए स्लोप पर रखी हुई चीज़ आसानी से नीचे की तरफ फिसल जाती है। तो एंगल ऑफ रिपोज आपको समझ में आ गया और ये चारों फोर्स समझ में आ गए। तो अब इस फोर्स को समझिए, देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, हम इसे रिजॉल्व कर चुके हैं। किसको? इस mg को, जो इन दोनों के बीच में था। मैंने टोटल 4 एक्सिस ली, ये और ये। mg बीच में था तो उसे रिजॉल्व करके mg cos थीटा और mg sin थीटा कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो r है, रिएक्शन फोर्स है, वो जस्ट किसके सामने? mg cos थीटा। ठीक है, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये स्लोप है और फोर्स अगर mg नीचे लगाए तो रिएक्शन फोर्स भी ऐसे ही आएगा। रिएक्शन हमेशा सरफेस जिसके कांटेक्ट में रहती है उसी से सीधा आता है। ठीक है, अब आप टेढ़े हो या स्लोप पर खड़े हो या सीधे खड़े हो, वो मैटर नहीं करता, जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में उसी से उसको रिएक्शन फोर्स सीधा मिलता है। ठीक है, बल्कि mg ऐसा क्यों आया? क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे जाएगा। ठीक, तो r किसके बराबर हो गया? mg cos थीटा के। और यहाँ से ये वाली एक्सिस पर देखिए, जो fs था वो किसके बराबर हो गया? mg sin थीटा प्लस जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। दो फोर्स इस तरफ है और ये इधर है, तो ये अकेला फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्स तो क्या है, जब ये बॉडी आगे की तरफ चलेगी। अभी फिलहाल मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब मैंने स्लोप पर रखा है तो यहाँ पर मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फिसलती है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, वो mg sin थीटा ही है जो इसे आगे की तरफ लेकर आता है। तो अभी हम इस फोर्स को इंक्लूड ना करेंगे क्योंकि हम अलग से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर स्लोप पर आती है, फिर से समझिए, अगर ऑब्जेक्ट सीधी रखी हुई है और यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो तो कैलकुलेशन होगा, लेकिन जब वो ऑलरेडी स्लोप पर है तो स्लोप पर है तो वो फिसलती क्यों है? आपने प्रैक्टिकली भी सोचा होगा कि अगर स्लोप पर रख दो और आप कोई फोर्स ना लगाओ तो फिसलेगी। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो f का काम है वो कौन कर रहा है? ये mg sin थीटा कर रहा है। तो यहाँ fs किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, ताकि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल जाए? tan थीटा। तो fs बाय r इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। अब ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, तो fs बाय r इक्वल टू tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स fs बाय r। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो fs बाय r है ये तो ऑलरेडी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। ठीक है, तो अब जानते हो अच्छे से कि fs बाय r की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी वो किसके इक्वल थी? tan लैम्डा के। तो सिंस fs बाय r tan लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन है इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम लिखते कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या पता चला हमें कि fs बाय r tan थीटा के भी बराबर है और fs बाय r एंगल ऑफ फ्रिक्शन के भी बराबर है, tan लैम्डा के भी। तो इससे हमें क्या पता चला कि tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। तो tan से tan हटेगा, यानी कि ये थीटा की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पर हो चाहे स्लोप पर हो, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंसेप्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।